नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश में इस समय दोनों ही पार्टी बीजेपी और कांग्रेस आदिवासी वर्ग को साधने में लगी हुई है। बात की जाए आदिवासी वर्ग की तो मध्य प्रदेश में लगभग 2 करोड़ आदिवासी वर्ग का वोट बैंक है, जिसके चलते जहां एक ओर बीजेपी पार्टी जबलपुर में आदिवासी सम्मेलन कर आदिवासियों को अपना हितैषी बता रही है, तो वहीं प्रदेश मुखिया आदिवासी वर्ग के लोगों के हित के लिए तमाम घोषणाएं भी कर चुके हैं। बात की जाए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की तो बीडी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ केवल झूठ बोलकर राजनीति करते हैं। आज तक कमलनाथ ने आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। साथ ही मध्य प्रदेश के तमाम आदिवासी वर्ग की तमाम योजनाओं को, विकास कार्यों को कमलनाथ छिंदवाड़ा ले गए। वहीं प्रदेश सरकार के ऐलान के बाद कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार बढ़े हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासियों के हितों के लिए खड़ी रही है। अब दोनों ही पार्टी जमीनी स्तर में आकर आदिवासी वर्गों के हितों की बात करती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने आदिवासी वर्ग के लिए तमाम योजनाएं लेकर आई थी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर आदिवासियों के नाम पर राजनीति क्यों की जाती है। क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सही मायने में आदिवासियों को आगे बढ़ाने का काम किया है या सिर्फ आदिवासी को वोट के लिए इस्तेमाल किया है? इन्हीं कुछ सवालों के आज जवाब हम इस कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सुनवा देते हैं कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सुनिए उससे पहले, और फिर आते हैं मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इरिगेशन की योजनाएं बुंदेलखंड से, बघेलखंड से लेकर के चले गए कहां? छिंदवाड़ा। वो योजनाएं जो एग्रीकल्चर कॉलेज जगह जगह पर खुले थे सब बंद कर दिए, कहां ले गए? छिंदवाड़ा। मेडिकल कॉलेज सारे मेरे बुंदेलखंड का मेडिकल कॉलेज छतरपुर का, जिसके लिए हमको अभी संघर्ष करना पड़ रहा है, सारा बजट कहां लेके चले गए? छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए। तो छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय खोला। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, आप जनजाति समाज के केवल ढोंग रचते हैं उनके हितैषी बनने का। आपने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नामकरण तक जनजाति क्षेत्र के अंदर विश्वविद्यालय खोला, आपने नहीं किया। लेकिन मुझे गर्व है मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर। मैं बधाई देना चाहता हूं कि कल जिनका बलिदान दिवस था, उनके बलिदान दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय के नाम पर होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए कोटि कोटि बधाई देता हूं और पूरे हमारे जनजाति नौजवानों को, उनको भी इस बात के लिए शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम इस देश के गौरव, महान क्रांतिकारी राजा शंकर साहब के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा है। मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को मैं बधाई देता हूं। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके नेता, जिसके विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एक लंबे वक्त से जनता को झूठ बोलकर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, आज उनके अध्यक्ष बीडी शर्मा जी कमलनाथ जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये बताएं जनता के सामने कि छिंदवाड़े के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं कमलनाथ जी ने लाके रखी, तो जनता को समझ में आएगा कि सही में विकास पुरुष हैं। दूसरी बात, रही बात आदिवासी समाज की, आदिवासी समाज बहुत अच्छे से जानता है, कमलनाथ सरकार हो, कांग्रेस की सरकारें हो, उन्होंने आदिवासी समाज के लिए जो कल्याण के लिए योजनाएं लाके रखी, वो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकारों ने कभी नहीं लाके रखी। यहां तक कि उनके अधिकारों को दिलाने का काम कमलनाथ सरकार ने किया, जिन अधिकारों को छीना गया शिवराज सरकार के अंदर। जनता जागरूक है, आदिवासी समाज जागरूक है, अच्छे से जानते हैं किसने क्या काम किया। चुनाव के अंदर आपको पता चल जाएगा, आदिवासी समाज हो या कोई भी। तो आदिवासियों को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है और इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इतने बड़े तादाद में आदिवासी वोट मध्य प्रदेश में हैं और उनको लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे सवाल हैं कि आदिवासी को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल क्यों किया जाता है, आदिवासी का सत्ता में कितना योगदान रहता है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनका आज हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से परिचय आपका करा दूं। नेहा बग्गा, प्रवक्ता बीजेपी से, योगेश गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल नेहा जी आपसे है,
क्योंकि सरकार आपकी है मध्य प्रदेश में अभी, आदिवासियों को लेकर सिर्फ राजनीति क्यों होती है? आदिवासियों को अगर उनका वाकई उनका भला करना है, उनके समाज का भला करना है, तो आज तक जितने काम आपने गिनाए हैं कि आदिवासियों के लिए हमने ये किया है, तो क्यों आदिवासी वर्ग ऊपर उठकर नहीं आ पाया? अभी भी आदिवासी प्रताड़ना झेल रहा है। बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वो लगभग 15.6% है और मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने 17,980 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया। यानी कि अगर 15.6% की जनसंख्या है तो 15.97% का इसमें प्रावधान भी अगर किया है तो ये अनुसूचित जाति के लिए किया है, आदिवासी के लिए किया है। नंबर 2 कि 2013 और 2014 में केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। टोटल जो बजट था इस सेक्शन के लिए वो 4200 करोड़ का था और जो मोदी जी के आने के बाद हुआ 7,900 करोड़ का, यानी कि दोगुना हो गया, 2 टाइम्स उसको बढ़ा दिया गया। उसी प्रकार से अगर शेड्यूल ट्राइब के कंपोनेंट का बजट आप देखेंगे तो 2013-14 में कांग्रेस की सरकार में 21,500 करोड़ का था, जो मोदी जी ने 2021-22 में 78,000 करोड़ का कर दिया। तो आप इसको गुना करके देख लीजिए कि कितना बढ़ा दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आदिवासी को वोट बैंक की तरह किसने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने या कांग्रेस ने? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की बात करती है और सबको विश्वास में लेके साथ में चलती है। क्या आपने कभी भी चुनाव के बाद कांग्रेस को आदिवासियों के बीच में देखा है? मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने कभी भी कांग्रेस पार्टी को अपने बीच में पाया है। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इस वर्ग के उत्थान के लिए, उनके बच्चे पढ़ाई से सिर्फ इसलिए वंचित ना रह जाएं क्योंकि वो गरीब हैं, इसीलिए वो दरकिनार ना हो जाए, इसीलिए उनके पढ़ाई की व्यवस्था, चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे उनका मेडिकल, जेई, नीट के माध्यम से हो, पूरा खर्च जो है भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार उठाती आई है। और विदेशों में भेजने पर भी आप जानते हैं कि प्रत्येक बच्चे का अगर 25-30 लाख रुपए का भी खर्च आता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके प्रावधान किए हैं। और जिस तरीके से आदिवासियों को लगातार, अगर साहूकारों से वो प्रताड़ित हो रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्णय लिया गया कि साहूकारों के द्वारा जो ब्याज दिया जाता है उसकी एक सीमा तय की जाए ताकि वो कभी भी प्रताड़ित ना कर सके अनुसूचित जाति के भाई बहनों को, क्योंकि साहूकारों के द्वारा आप जानते हैं कि किस प्रकार के प्रावधान होते हैं। पर कमलनाथ जी ने क्या किया था? 15 माह की सरकार में आप देखेंगे तो कमलनाथ जी ने कहा कि साहूकारों पर कार्रवाई की जाएगी। कौन सी कार्रवाई की? कितने साहूकारों पर कार्रवाई कर दी आप मुझे बताइए। कमलनाथ जी ने कहा था 40 एकलव्य स्कूल खोलेंगे। कितनों का भूमि पूजन हो गया, जमीन आवंटित कर दी थी, कम से कम ये बताने का काम करें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो वीडी शर्मा जी ने भी, जो आज अध्यक्ष जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि आप आदिवासियों के क्षेत्र में एक महाविद्यालय खोलते हैं और उसको खोलने के बाद भी आप ऐसा नहीं करते कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम से नाम रख दें या राजा शंकर शाह के नाम से रख दें। पर ये काम किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज तक तो हम सिर्फ इतना ही जानते थे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन हुआ है हमारे देश के अंदर और हमें स्वतंत्रता मिली है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह से मिली है। पर आज जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिन्होंने अपना योगदान दिया, उनके नाम से आज यूनिवर्सिटी का नाम रखने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आप अगर कुल मिलाकर देखेंगे कि मेडिकल में अगर 55 छात्रों को इसमें लाभ मिला है तो उस पे 8.5 करोड़ रुपए लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उड्डयन किया है। इंजीनियरिंग के अगर 25 छात्रों को लाभान्वित हुए हैं तो 17,32,000 करोड़ रुपए सरकार की ओर से दिए गए हैं। उसी प्रकार से अगर अन्य कोर्सेज को देखेंगे तो 2550 जो छात्र हैं उससे लाभान्वित हुए हैं और 3,60,00,000 रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हैं। तो इस प्रकार के कुल अगर आप सारे विद्यार्थियों को मिला लेंगे तो 2636 विद्यार्थी आपको मिलेंगे, जिन पे लगभग 12.5 करोड़ रुपए सरकार ने वहन करके उन बच्चों को सशक्त करने का काम किया। तो एक तरफ कमलनाथ जी की सरकार है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो शुरुआत से ये ध्यान रखती है कि एक बच्चा पढ़कर आगे कैसे बढ़े और उस समाज को सशक्त करने का काम किस प्रकार से किया। योगेश जी, देखिए दिनेश जी, आपसे अपेक्षित है इतना ही समय मुझे, जितना बिल्कुल है ना, और बिना टोका टाकी के
जिस साइलेंटली आपने नेहा जी को सुना है, मुझे भी अवसर देंगे। दिनेश जी, सबसे पहले मैं बताऊं मामा शिवराज सिंह की घोषणाओं की। घोषणा वीर मुख्यमंत्री हमारे नेहा जी ने बजट का उल्लेख किया। इनके जो पूर्व वित्त मंत्री हुआ करते थे जयंत मलैया साहब, वो कहा करते थे कि शिवराज जी इतनी घोषणाएं कर देते हैं कि इतना बजट ही नहीं होता, तो बजट प्रावधान करने से आदिवासियों के हित नहीं साधे जाते हैं। 3,21,000 करोड़ का हमारा भारत का बजट है, 100 लाख करोड़ से ज्यादा की घोषणाएं नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो थोता चना बाजे घना, ये तो हो गई बजट की बात, इसको अलग हटाइए। अब आता हूं मैं कमलनाथ जी की सरकार ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में आदिवासियों के लिए क्या किया। आदिवासियों के लिए माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने जो जहां जिस जमीन पर बसा था उसको वहीं उसका भूमि का हक दिया, आवंटन किया। उनकी जो बही साहूकारों के यहाँ गिरवी पड़ी थी, जो जमीन गिरवी पड़ी हुई थी, वो जमीनों का हक उनको वापस दिलाया, मालिकाना हक, और संबंधित लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की। कमलनाथ जी के 15 माह बनाम शिवराज जी के 15 साल के ऊपर काफी भारी है, इसलिए कंपैरिजन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। रही बात आदिवासी हितों को साधने के लिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान के अनुरूप हमेशा से आजादी के बाद से लेकर आज की डेट तक आदिवासियों के हितों में आवाज उठाती रही है, उनके कल्याण के लिए काम करती रही है। आज ही पंजाब में हमने एक दलित चेहरा चन्नी को मुख्यमंत्री के रूप में बिठाकर ये देश को साबित करने की कोशिश करी है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के साथ कोई पक्षपात नहीं करती। टॉप लेवल की कुर्सी तक आदिवासी को पहुंचाया गया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूतपूर्व माननीय भूरिया जी रह चुके हैं, माननीय जमुना देवी जी हमारी नेता प्रतिपक्ष रह चुकी है, उमंग सिंगार जी जैसे दिग्गज आदिवासी नेता हमारे मंत्रिमंडल में शामिल रहे कमलनाथ जी की में। तो आदिवासी वर्ग के कल्याण के लिए माननीय कमलनाथ जी ने काफी कुछ अपने 15 महीने के कार्यकाल में किया। अगर 5 साल कमलनाथ जी की सरकार रह जाती तो यकीन मानिए आदिवासियों के लिए जो स्वप्न लेकर कमलनाथ जी आए थे वो पूरा करके जाते। कमलनाथ जी की सरकार प्रतिबद्ध थी आदिवासी के वर्ग के कल्याण के लिए। रही बात वीडी शर्मा जी की, इन्होंने कहा छिंदवाड़ा ले गए, ये ले गए, वो ले गए। छिंदवाड़ा झाबुआ एक बहुत बड़ा आदिवासी बेल्ट है, वहां पर सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। तो आदिवासियों के वर्ग को अगर साधना है तो संबंधित चीजें वहीं ले जाई जाएंगी। ये बात वीडी शर्मा जी को समझना चाहिए। छतरपुर अभी एक कॉलेज की इन्होंने मान्यता समाप्त कर दी जो सालों से चला आ रहा था, 50 सालों से। इनकी नई शिक्षा नीति ढकोसला है, इन्होंने रोजगार खत्म कर दिए, इन्होंने किसानों के काम धंधे चौपट कर दिए, व्यापारियों के काम धंधे चौपट कर दिए। आदिवासी वर्ग के लिए जो भी हितों की बात है उसके लिए आदिवासी आयोग की स्थापना कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने करी। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने करी। और जो इंदिरा गांधी जनजाति संग्रहालय है उसकी स्थापना भी कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने करी है। तो हमारा आदिवासी जानता है कि उनके हितों के लिए कौन सी पार्टी कौन सी सरकार हमेशा से काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। यही कारण था कि 2018 के विधानसभा चुनाव में 80 में से 59 सीट आदिवासी भाइयों ने कांग्रेस पार्टी को दी थी। चलिए, ये दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी बातें रखती कि हमने आदिवासियों के लिए इतना किया। एक सवाल ये भी है कि राजनीतिक हिस्सेदारी लगभग 2 करोड़ वोट बैंक है, एक बड़ा वोट बैंक है, बड़ा प्रतिशत है। 2 करोड़ वोट बैंक के लिए राजनीति में क्या स्थान दिया दोनों पार्टियों ने? आपने उमंग सिंगार का नाम लिया, उनका किस तरह से शोषण हुआ, उनका किस तरह से शोषण हुआ? मैंने जमुना देवी जी का नाम लिया, सबको आपने लूप लाइन में किया, सबको लूप लाइन में किया। क्या अभी आप वर्तमान में अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे कोई आदिवासी? दिनेश जी देखिए, कांतिलाल भूरिया जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में उनके सुपुत्र विक्रांत भूरिया जी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। जमुना देवी हमारी नेता प्रतिपक्ष रह चुकी है। आज ही हमने पंजाब में नया मुख्यमंत्री दिया, दलित समाज से आते हैं चन्नी। तो ये सब देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है, समझ रही है। चलिए नेहा जी, केवल बातें नहीं करती, काम करके दिखाती है। नेहा जी देखिए, बहुत स्पष्ट है। आपने जो सवाल पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता से, बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब मैं दे देती हूँ, वो तो नहीं दे पाए। हम आप सब जानते हैं कि जमुना देवी का सबसे ज्यादा अपमान अगर किसी पार्टी में हुआ है तो उनकी खुद की पार्टी कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ है। जिस तरीके से उनके विरोध में स्वर उठते थे, दिग्विजय सिंह की जिस प्रकार की उनकी कार्यशैली थी जमुना देवी के खिलाफ,
वो हम सब जानते हैं। पर जमुना देवी जी को आज अगर सम्मान दिलाने का काम, हालांकि वो कांग्रेस पार्टी की थी, पर उसके बावजूद जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व था, उसको देखते हुए अगर आज उनको सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आप जानते हैं कि जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम जी के मध्य इस एक प्रपोजल को रखकर उनके नाम से जो पुरस्कार होता है विधानसभा के अंदर, वो प्रपोज कर रहा है, जिसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है और वो जमुना देवी जी के नाम पर है। तो ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में। नेहा जी, बीजेपी के बारे में भी बताइए। बीजेपी में सत्ता में कितने आदिवासियों को हिस्सेदारी दी गई है और कितने उच्च पद पर दी गई है? निश्चित ही मैं आपको बता रही हूँ कि आज ही आपने कल जो आपने नाम सुना होगा कि राज्यसभा की सीट जो मध्य प्रदेश की है वो मुरुगन जी को दी है। वो अनुसूचित जाति से ही आते हैं और मध्य प्रदेश से उनको राज्यसभा में भेजने का निर्णय लिया गया है। और आप जानते हैं कि केंद्र में जो अभी एक विस्तार हुआ है मोदी जी के कैबिनेट का, उसमें 12 जो है वो इसी वर्ग से आने वाले कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सबको साथ लेकर निरंतर चलती है, नेतृत्व भी करने का मौका देती है और साथ ही साथ जो उस वर्ग से लोग आते हैं उनका किस प्रकार से उत्थान हो सके। क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में पैराशूट लीडर्स नहीं होते हैं, जमीन से उठकर आया हुआ कार्यकर्ता होता है जो जमीन की परिस्थितियों को समझता है। और इसको देखते हुए चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, पर्याप्त मात्रा में इस वर्ग से आने वाले जनप्रतिनिधि हैं। पर क्योंकि आपने सवाल किया, पिछले दिनों आपने कमलनाथ जी की आदिवासी बेल्ट में एक सभा भी देखी होगी जिसमें वो कुल मिलाकर 10 मिनट बोले और 10 मिनट में वो 10 सेकंड भी आदिवासियों को संबोधित नहीं कर पाए, आईफा पर आ गए थे अगर आपको ध्यान हो तो। और उस सभा से जो कांग्रेस पार्टी के इस वर्ग से आने वाले नेता हैं वो सारे के सारे नदारद थे, चाहे उमंग सिंगार हो, चाहे बाला बच्चन हो, चाहे कांतिलाल भूरिया हो। और इस प्रकार से इनका सम्मान है। जब ये अपने पार्टी के नेताओं का सम्मान नहीं करते, उनको साथ में नहीं लेकर चल सकते, तो आम जनता के बीच में क्या पहुंचेंगे। और मैं बहुत स्पष्ट एक सवाल मेरा है कि अगर सम्मान की बात कर रहे हैं तो कम से कम ये बता दें कि जो शिवराज जी के माध्यम से सहरिया, बेगा और भारिया जाति की महिलाओं को 1000 रुपए की राशि दी जाती थी, वो कमलनाथ जी ने तत्काल आते ही क्यों बंद कर दी थी। और ये बता दें कि जब कमलनाथ जी इतना ही सम्मान करते हैं और जब वो आदिवासी इलाके में जाते हैं तो उनके ही नेता की तस्वीर जो है अपने पांव के तले रखते हैं और ये इनका सम्मान है। तो ये जनता बहुत करीब से देखती है। और सबसे मुख्य बात कि छिंदवाड़ा में अगर आदिवासी बेल्ट में आप किसी विश्वविद्यालय को लेकर जा रहे हैं तो वो राजा रघुनाथ शाह के नाम से क्यों नहीं हो पाया, वो भगवान बिरसा मुंडा के नाम से आप क्यों नहीं रख पाए, आप वो राजकुमार शंकर शाह के नाम पर क्यों नहीं रख पाए। ये स्पष्ट दिखाता है कि जब जब ये सत्ता में आए हैं सिर्फ इन्होंने धर्मांतरण का एक गोरख धंधा चलाया है आदिवासी इलाकों में, और किस प्रकार से आदिवासियों को भड़काया जा सके, किस तरीके से आदिवासियों को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा सके, इससे ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं किया। कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें कि हर हाट बाजार में एटीएम खोलने की बात की थी, तो कितने किसानों के लिए आपने एटीएम खोल दिया। आपने कहा था कि 53,000 जो आदिवासी शिक्षक हैं उनका नियमितीकरण किया जाएगा, तो कितनों को नियमित करके चलिए नेहा जी जवाब ले लीजिए, पहले जवाब ले लीजिए योगेश जी। देखिए दिनेश जी, इन्होंने मान सम्मान की बात करी नेहा जी ने, तो जमुना देवी को पूरा मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी बुआ जी का संबोधन देती थी। आपने प्रश्न पूछा कि वर्तमान में आदिवासी वर्ग से आपके प्रदेश लेवल का नेता कौन है, तो माननीय सुरेंद्र सिंह जी और माननीय बाला बच्चन जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष वर्तमान में भी है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। आदिवासी वर्ग पर जो अभी श्रृंखलाबद्ध घटनाएं हुई हैं, नेमावार, नीमच, बालाघाट और खरगोन की, ये आदिवासियों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट दिखाता है। जिस प्रकार एक युवक, आदिवासी युवक को नीमच में ट्रक से बांधकर घसीटकर मार दिया जाता है, जिस प्रकार नेमाबाद में एक बलात्कार, बच्ची के साथ बलात्कार करके उसके परिजनों को जमीन में गाड़ दिया जाता है, जिस प्रकार बालाघाट में एक छात्रा को उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो यह आदिवासी वर्ग को प्रताड़ित करने का, उनको शोषण करना है, उनका शोषण करने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आदिवासी वर्ग की जमीनों को हस्तांतरण करने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी भू राजस्व संहिता में नए नियम लेकर आए कि अब उसमें से जो लिखा रहता था अभी तक भूमि स्वामी और पट्टे स्वामी के ऊपर हस्तांतरणी, उस हस्तांतरणी को काटा जाएगा ताकि आदिवासी की जमीनों को भारतीय जनता पार्टी के नेता आसानी से हड़प सके, उनका नामांतरण कर सकें। तो ये सब चीजें आदिवासी वर्ग देख रहा है।
प्रताड़ित है। चलिए, नेहा जी। कांग्रेस के समय में जो उनको भूमि स्वामी बनाया गया था, देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी का जो कांग्रेस पार्टी का जो झूठ बोलने का सिलसिला है, ये हर वर्ग जानता है और ये हर वर्ग चलिए, इसलिए जानता है। चलिए योगेश जी सुन लीजिए। चुप करवाइए। देखिए, मैं इतना अगर ये डिसेंसी से नहीं कर सकते हैं डिबेट, तो इस प्रकार से तो बात नहीं हो सकती, क्योंकि जब ये कहते हैं तो मैं चलिए। इंटरप्ट नहीं करती। तो कृपया करके ने बताइए कि डिबेट करने का एक तरीका होता है। जब ये लोग घिरने लगते हैं, जब इनके पास कोई तथ्य नहीं बचते, तो इस प्रकार से ये भ्रम फैलाते हैं। इन्हें चुप करवाइए। ऊपर आक्रमण होता है, जब भी उनसे सवाल पूछे जाते हैं, बीजेपी के नेता प्रवक्ता इसी तो प्रकार सर आप से- सवाल का जवाब तो सुन लीजिए। आप सवाल पूछ के फिर सवाल करते रहेंगे, ऐसे थोड़ी जवाब मिलेगा। आप सवाल करके अब आप जवाब लीजिए, आप जवाब लीजिए। आपने इतना समय नेहा को दिया। मैं बिल्कुल आपको भी उतना ही समय दे रहा हूँ। मैं आपको भी योगेश जी उतना ही समय दे रहा हूँ। मैं आपको भी उतना ही समय दे रहा हूँ। मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था जब ये बोल रही थी। ये नेहा मेरा नाम है भाई साहब। चलिए आपने सवाल पूछ लिया, आप पहले जवाब ले लीजिए, फिर आप सवाल पूछ लीजिए। इसी प्रकार बीजेपी के नेता प्रवक्ता भाई साहब, चलिए। भाई साहब, आप डिबेट बर्बाद मत करिए। अब चलिए, नेहा मेरा जी। नाम है, मुझे बोलने दीजिए। आप बर्बाद कर रही है बीच में देखिए, बोलकर। दिनेश जी, मुझे लगता है कि जो जनता है मध्य प्रदेश की, हाल ही में नेमावर, जो मध्य प्रदेश की जनता है और खास तौर पर जो नेमावर, नीमच और झाबुआ की जनता है, कस्टडी में एक युवक इन्हें की चुप मार करवाइए। मारकर हत्या कर दी जाती चुप करवाइए। है, पीट कर हत्या कर दी गई उसकी पुलिस देखिए, पर- योगेश जी आप बार बार वही सवाल दोहरा रहे हैं। कम से कम सवाल का जवाब तो ले लीजिए। आप जवाब तो ले लीजिए सवाल का। आपने वही सवाल दूसरी बार पूछा है। ये प्रताड़ित कौन बोल रहा है? उसका जवाब ले लीजिए। दिनेश जी, इनकी जवाब आवाज ले कम लीजिए। करवाइए। चलिए नेहा जी। आप भी बीच में बोल- देखिए, सबसे बड़ी बात है दिनेश जी कि इन्होंने नीमच और नेमावर की बात की। मैं इनका धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जो नेमावर की घटना हुई है, जिस प्रकार की गंभीर घटना हुई है, जिस प्रकार से बर्बरता से उस पूरे परिवार को दफनाया गया है, आपके दर्शक भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी का 30 साल से जो अलग अलग विभिन्न पदों पे रहा हुआ पदाधिकारी है, उसके पुत्र के द्वारा किया गया है। उसी प्रकार से नीमच की जो घटना है, नीमच में भी इनका वो कार्यकर्ता रहा है और पुराना कार्यकर्ता है जो इस प्रकार की घटना में पाया गया है। अब आप देखिए कि झाबुआ में एक छोटी बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। उसमें आरोपी जो है वो विधायक जो है कांग्रेस के पेटलावाद के वाल सिंह मेड़ा का भतीजा है। तो जब इनकी पार्टी का नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी पाया जाता है, तो ये टूल किट एजेंडा चलाते हैं और उस सत्य को छुपा लेते हैं कि इनकी पार्टी का सदस्य, इनकी पार्टी का विधायक के परिवार से, इनकी पार्टी के नेता का परिवार से उसमें संलिप्त है। और इनकी ये जो गंदी आदत है बीच में बोलने की, या तो आप इसकी वॉल्यूम डाउन करवा दीजिए या फिर मुझे अगली बार से इनके साथ ना बुलाया करें, क्योंकि इन लोगों को सभ्यता नहीं है कि किस प्रकार से डिबेट की जाती है। ये अपनी बारे में भी कहते हैं और जब ये घिरते हैं और इनका असली चेहरा सामने आता है तो इस प्रकार से डिबेट को खराब करते हैं। मैं तो इनसे ये पूछूंगी, मैं तो इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अगर वाकई में अनुसूचित जाति के लिए कुछ काम किया है तो मुझे ये बता दीजिए कि अस्थान योजना के तहत आपने कितने आदिवासी परिवारों को तीर्थ यात्रा करवा दी, उनके देवस्थलों को संरक्षण करने का काम कर दिया। एनसीआरबी की 2 दिन पहले जो दिनेश जी, बहुत माफी के साथ मुझे माफ करिए, आप इनसे बुलवाइए। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार आदिवासियों के प्रति उदासीन है, अत्याचार के मामले बढ़े। ये लोग जानते नहीं कि डिबेट किस प्रकार से होती है। आप लोगों ये सिर्फ को नहीं झूठ मालूम है। फैलाने का काम इतना करते हैं। मिर्ची नेमावर में लगती है, हत्या इसी प्रकार करने मिर्ची वाला लगती है। कांग्रेस जब पार्टी बीच का में आप बोलो सदस्य, तो नीमच में दूसरा हत्या बोलो तो करने आपको वाला डिबेट नहीं कांग्रेस पार्टी का सदस्य, झाबुआ में बच्ची के साथ अगर गलत होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है तो कांग्रेस पार्टी के विधायक का भतीजा, और इस प्रकार से अगर कमलनाथ जी ने विभिन्न चीजें कही थी तो कम से कम ये बता दें कि अन्य योजना के तहत कितने परिवारों की कमी होने पर कमलनाथ जी ने राशन बेचने का काम किया। जन्म होने पर जब कमलनाथ जी ने कहा था कि 50 किलो गेहूं या चावल दिया जाएगा, कितने ऐसे परिवार से जिनको दिया? खरगोन, बालाघाट, ये सारी घटनाएं श्रृंखलाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की गई हैं। बीजेपी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए, आपका विधायक का भतीजा भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो सकता, पर उसको गिरफ्तार करने का काम जरूर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नेमावर में जिसने हत्या करी वो 30 साल से उसके पिताजी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष से लेकर विभिन्न पदों पर रहे हैं।
अब ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो सकता क्योंकि कांग्रेस पार्टी का चलिए, इस तरह से कोई भी सार्थक बात नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, नेहा जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपने अपनी अपनी बातें रखी। और जिस तरह से आदिवासियों को लेकर के सियासत की जा रही है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक सबसे बड़ा कारण यह है कि लगभग मध्य प्रदेश में 2 करोड़ आदिवासी वोट बैंक है, और जिसे साधने की दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, कोशिश कर रही है। आदिवासियों का कितना भला हुआ है ये हम सब लोग भली भांति से जानते हैं, और आदिवासी क्यों आखिर इतने पीड़ा का शिकार है। और जब चुनाव आने को होते हैं तब हर वर्ग, चाहे बीजेपी, दोनों उन्हें साधने की कोशिश करने लगती है, और चुनाव के बाद सिर्फ वोट के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद उनसे कोई नाता नहीं रखा जाता। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश।